नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी, जिसको लेकर निवेशकों, उद्योग जगत और आम जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आयकर, निवेश, निर्यात और आर्थिक विकास से जुड़े प्रावधानों पर खास नजर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में देश की विकास दर 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। बजट के दिन एनएसई और बीएसई में सामान्य कारोबार जारी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट विकास, निवेश और आम जनता के हितों को मजबूती देगा। हमको हर बार की तरह इस बार भी बहुत उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि ये बजट पूरे देश के साथ साथ विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड राज्य की प्रगति में और अधिक हम सबको प्रोत्साहित करेगा, हमारी मदद करेगा और हमारी भी चीजें जो हमारे जैसे राज्य हैं, सीमांत के क्षेत्र, उन क्षेत्रों को आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से उस बजट में प्रावधान होगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बजट नीति निर्धारण में समन्वय की कमी का आरोप लगाया है। पार्टी ने सवाल उठाया कि अगर बजट पेश होने के कुछ दिन बाद ही जीडीपी और सीपीआई के नए आंकड़े जारी होने हैं, तो क्या बजट के आंकड़ों में संशोधन किया जाएगा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आम जनता की उम्मीदों, महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता देने की मांग की है। दिल्ली में हम सबका उत्तराखंड संस्था की ओर से आयोजित उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक त्योहारों और परंपराओं को नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से उत्तराखंडी हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और लोक कला को प्रोत्साहन मिल रहा है, वहीं रिवर्स पलायन को भी बढ़ावा मिल रहा है। सीएम धामी ने इसे युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की प्रभावी पहल बताया। दिल्ली में नहीं हूं, बल्कि मैं अपने ही परिवार के बीच में हूं। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि ये महोत्सव केवल हमारी लोक संस्कृति का बंधनोत्सव नहीं है, बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान और हमारी जड़ों से जुड़ाव का ये साक्षात एक प्रमाण है, प्रतीक है। आज इस सांस्कृतिक समागम में इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति ये बताती है कि हम आज भी अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। हम भले ही दिल्ली हो, बंबई हो या देश के किसी कोने में हो, दुनिया में कहीं भी रहते हो, लेकिन हम अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। और जब तक कोई अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, कोई भी पेड़ हो, अगर वो अपनी जड़ों से जुड़ा है तो चाहे कोई भी स्थिति आती है, एक तो वो कभी गिरता नहीं है, दूसरा वो कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। ये महोत्सव उत्तराखंड के लोक कलाकारों को एक विशिष्ट मंच प्रदान करने के साथ साथ उनको सम्मानित करने का कार्य भी करता है। जो जैसा आपने देखा अभी कल्पना जी से लेकर, सौरभ जोशी से लेकर, हमारे अनेक लोगों, डॉक्टर तितियाल जी से लेकर अनेक लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत शानदार काम किया है, उन सभी का प्रोत्साहन करता है और उनको प्रेरित करता है कि आगे बढ़ चढ़कर और अच्छा काम करना है और समाज की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। मैं आज इस मंच से अपनी प्रस्तुति देने वाले उत्तराखंड के सभी लोक कलाकारों का भी अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी संगीत साधना से हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा है। उनके गाए हुए गीत आज लोग गुनगुनाते हैं, हर समय कहीं न कहीं उनका स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, हम देश के चाहे किसी कोने में रहें, उत्तराखंड हमारी आत्मा में बसता है। आज यहाँ
पारंपरिक लोक वेशभूषा, गीत संगीत और नृत्य प्रदर्शन ये प्रमाणित करते हैं कि हमारी लोक संस्कृति कितनी विशिष्ट है। सच में उसमें कुछ ऐसा तत्व छुपा हुआ है जो हमको हमेशा उससे जोड़कर रखता है। कोटद्वार के सनेक क्षेत्र में 2 दिवसीय कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण मुख्य अतिथि रहे। फेस्टिवल का उद्देश्य पक्षी संरक्षण, जैव विविधता के प्रति जागरूकता और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पेयजल और खाद्य बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी अहम योजनाओं की घोषणा की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र की जरूरतों को लेकर मांग पत्र भी सौंपा। कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने भरे मन से राज्य में लैंड जिहाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की भी सराहना की और इसे प्रदेश के हित में अहम कदम बताया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सख्त और प्रभावी कार्रवाई हो रही है, जिससे अवैध कब्जों पर लगाम लगी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। इसी इलाके में अगर मैं सनेह की बात करूँ तो आपको बताना चाहूंगी, खो नदी पर जिस तरह की दीवार बनी है, जिस तरह से सिंचाई विभाग को आपने पैसा दिया, हम 22 में बहुत यहाँ पर परेशान हुए थे, यहाँ पर घर गिरने की नौबत आई थी, लेकिन आपकी सरकार ने और आपने जिस तत्परता से हमको वो पैसे दिए, उसके कारण 23, 24, 25 हम लोग सुरक्षित रहे। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पूरे राजनांदगंज से लेकर और जाल पानी और सने तक का जिस तरह से आपने हमें पुल दिए, 4 पुलियां यहाँ पर बनी है। जब बरसात होती थी लोग उन पुलियों को, उन रैप्टों को पार नहीं कर पाते थे, आपने 4 पुलियां हमें दी हैं। आज हम बड़ी आनंद के साथ इस इलाके में घूमते हैं। आपका बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी। रुक करेंगे हरिद्वार से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी सामने। शारदीय कांवड़ मेला को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर बॉर्डर मीटिंग की गई। यूपी के बिजनौर पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये बड़ी और अहम जानकारी, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने पर मंथन किया गया। आपको बता दें, हरिद्वार और बिजनौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कांवड़ियों के सुरक्षित आवागमन पर विशेष चर्चा की गई। यातायात प्लान साझा और साथ ही सूचनाओं का आदान प्रदान भी इस दौरान किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, शारदीय कांवड़ मेला को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने पर मंथन इस दौरान हुआ। हरिद्वार और बिजनौर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कांवड़ियों के सुरक्षित आवागमन पर चर्चा की गई। यातायात प्लान साझा और साथ ही सूचनाओं का आदान प्रदान इस दौरान किया गया। बॉर्डर पर सघन चेकिंग के भी निर्देश इस दौरान दिए गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश बीजेपी की ओर से सभी मोर्चों के विस्तार के बाद संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश महामंत्री की अध्यक्षता में किसान मोर्चा के सभी जनपदों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास से जुड़ी विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन योजना पर चर्चा की गई। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि यह योजना सीधे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देकर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के निर्देशानुसार
सभी मोर्चों का विस्तार हो चुका है। और इसी क्रम में कल किसान मोर्चा की एक प्रदेश के पदाधिकारी और उनके जो जनपदों के अध्यक्ष हैं, उन सब की एक संयुक्त रूप से परिचयात्मक बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया था। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अभी जो भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण का जो विधेयक पास हुआ है, और उस संदर्भ में चूंकि वो किसानों से और श्रमिकों से संबंधित है, इसलिए इस विधेयक को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए वहां पर चौपाल के माध्यम से वहां के जो ग्रामीण हैं, श्रमिक है, उन सबको जानकारी देने के लिए भी ये बैठक का आयोजन किया गया था। और सभी जो किसान मोर्चा के हमारे पदाधिकारीगण हैं, वो निचले स्तर पर इस अभियान की सफलता और इसके क्या-क्या लाभ ग्रामीण और किसानों को मिलने वाले हैं, उन सब संदर्भ में निचले स्तर पर वो बात करना। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिवस पर सेवा सप्ताह के तहत ग्राम्य विकास विभाग ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल की है। ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को श्रम न्यूनीकरण उपकरण और पशु सखियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इससे महिलाओं का श्रम कम होगा, उत्पादकता बढ़ेगी और उन्हें सम्मानजनक आजीविका मिलेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में 1,72,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। जिस प्रकार से हमारी महिलाओं का श्रम का बोझ कम हो, आज हमने श्रम न्यूनीकरण किट व स्मार्टफोन यहाँ पर वितरित किए हैं, जिससे उनका श्रम कम लगेगा, टाइम की बचत होगी। वही स्मार्टफोन के माध्यम से आज हर चीज़ का डायरेक्शन रखा है, हर चीज़ ऑनलाइन है। जो हमारी पशु सखी बहनें उनको हमने वितरित किए हैं। हमारा ये मानना है कि अगर एक बहन मजबूत होती है, माँ मजबूत होती है, तो परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। और मातृ शक्ति को आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इस राज्य का निर्माण तो मातृ शक्ति ने किया है। क्योंकि मेरे जन्मदिन के अवसर पर, कल मेरा जन्मदिन है, हम 25 तारीख से सेवा सप्ताह मना रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम मेरे आवास पर भी है, जिसमें हम आशा वर्करों को सम्मानित करेंगे। और क्या हमारे कहा जाता है कि नारी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि यस्त नार्यन्ते। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की मर्यादा और परंपराओं को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। चारधाम यात्रा और आगामी अर्धकुंभ को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने अधीन मंदिरों में गैर हिंदुओं की प्रवेश को लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि गैर हिंदू की परिभाषा को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सिख, बौद्ध और जैन सनातन परंपरा का ही हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि मंदिरों की समिति के अधीन 47 मंदिरों में प्रवेश से जुड़े प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखकर सरकार के पास भेजा जाएगा। गैर हिंदुओं के जो हमारे जो धाम है, इन पर प्रतिबंध की बात की है। पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हमारे विपक्षी मित्र हैं और जो इस तरह से पूरे राज्य में और देश में जो है कि माहौल खराब कर रहे हैं कि गैर हिंदू की डेफिनेशन जो आर्टिकल हमारा संविधान जो हमें बताता है, आर्टिकल 25 के 2A-B में और आर्टिकल 26 में धार्मिक क्षेत्र में जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं, जो भी हमारे सनातन धर्म के जो हमारे इस प्रकार के जो हमारे धाम हैं, और जो वहां पर हिंदू की जो डेफिनेशन है, गैर हिंदू और हिंदू की डेफिनेशन में जो हमारे सिख समाज और बुद्धिस्ट और हमारे जैन समाज, ये सभी हमारे हिंदुत्व के उसमें आते हैं। ये बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी। आप जैसे देख रहे हैं कि राज्य के अंदर जिस प्रकार से फिजा खराब करने की कोशिश की गई, आप लगातार जो ये लैंड जिहाद और ये जो मजारें, अवैध मजारें, इनका निर्माण चाहे वो फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट तक जो है कि वो मजारें पहुंच गई। किसी की मजार एक जगह, किसी संत की, किसी पीर की एक जगह मजार हो सकती, उसकी फ्रेंचाइजी नहीं हो सकती कि हर जगह उसके नाम पर जो है कि अतिक्रमण किया गया, इस राज्य की फिजा खराब करने की कोशिश की गई। और उसको लेकर लंबे समय से सभी लोगों की ये मांग उठी है। गंगा सभा ने इस मांग को उठाया था, क्योंकि अर्धकुंभ जो है कि प्रारंभ होने जा रहा है। इस साल राज्य के अंदर अर्धकुंभ है, तो वहां पर जो हर की पौड़ी का क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने कहा कि वहां पर गैर हिंदुओं का प्रतिबंध होना चाहिए। उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री और सभी धामों से बद्री केदार मंदिर समिति ने भी जो हमारे 47 हमारे मंदिर हैं अधिष्ठान में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन, जिसमें से हमारे 2 बड़े अधिष्ठान है श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, और 45 हमारे जो है कि छोटे अधिष्ठान हमारे मंदिर हैं। सभी मंदिरों पर हम जो है कि गैर हिंदुओं को जो है प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। इस पर आगामी आने वाली जो बोर्ड की बैठक है, उस बैठक में ये प्रस्ताव आने वाला है
और उस प्रस्ताव को लेकर फिर सरकार और शासन को हम इसको अवगत कराएंगे। शंकराचार्य के रूप में न्योता दिया जाना उनके पद को लेकर चल रहे विवादों के बीच एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। गौरतलब है कि आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने देश की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की थी। उत्तर दिशा की पीठ ज्योतिष पीठ श्री बद्रीनाथ धाम है। वहीं आपको बता दें जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज शंकराचार्य के रूप में विराजमान है। जय श्री बद्री विशाल। भारत के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम के रूप में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 पर खुलेंगे। बसंत पंचमी के धार्मिक पावन पर्व पर नरेंद्र नगर स्थित टीरी नरेश के राज दरबार में भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के साथ ही भगवान बद्री विशाल की नित्य प्रति महाभिषेक पूजा में प्रयुक्त होने वाले तिलों के तेल को पिरो करके गाड़ू घड़ा में रखने की तिथि भी घोषित हुई है। वह तिथि 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ भगवान का गाड़ू घड़ा तेल कलश में तेल पिरो करके भरा जाएगा और 7 अप्रैल को रात्रि तक तेल कलश टीरी नरेश राज दरबार के यहाँ से प्रस्थान करके ऋषिकेश श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के विश्राम गृह में पहुंचेगा। 8 अप्रैल को ऋषिकेश में गाड़ू घड़ा दर्शनार्थ रखा जाएगा और ऋषिकेश से प्रस्थान के लिए हम डिमरी पुजारी गणों ने, हम जो पुजारी समुदाय के लोग हैं, हमने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को आमंत्रण भेजा है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से न्योता भेजा है कि महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी की अगुवाई में भगवान श्री बद्री विशाल का तेल कलश बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करें। और इस बीच महाराज जी जहां भी उपलब्ध होंगे 8 अप्रैल के लिए हम महाराज जी के पास न्योता देने जा रहे हैं और महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी की अगुवाई से भगवान श्री बद्री विशाल का तेल कलश 2 चरणों में बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय डिमरियों के मूल ग्राम डिमर होते हुए भगवान बद्री विशाल की पावन धरती पर गाड़ू घड़ा पहुंचेगा। जय श्री बद्री विशाल। उत्तराखंड प्रेस क्लब में स्वर्गीय अनिल नेगी की स्मृति में शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का जीवन बेहद तनावपूर्ण होता है और ऐसे खेल आयोजन उन्हें मानसिक राहत देने में मदद करते हैं। मंत्री ने प्रेस क्लब की प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तरांचल प्रेस क्लब के द्वारा सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा जो है आज बृहद स्तर पर श्री अनिल नेगी जी के आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के परिप्रेक्ष्य में प्रतियोगिता जो है वो शूटिंग की आज आयोजित हुई और इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ये पत्रकारों के लिए भी बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार की जीवन की आपाधापी में वो हमेशा रहते हैं, जिस प्रकार से वो लोकतंत्र की ज्योति को हमेशा जगाए रहते हैं और जिस प्रकार से समाज को जागृत करने का काम करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो मेंटली भी फिट हो, फिजिकली भी फिट हो, फाइनेंशियली भी फिट हो, सोशली भी वो फिट हो। तो उसकी शुरुआत जो है हेल्थ से होती है और हेल्थ जो है वो स्पोर्ट्स से अच्छा होता है। तो उन्होंने आज इसका संकेत दिया है, इसमें प्रतिभाग करते हुए उन्होंने शूटिंग करी है और लगातार कई प्रतियोगिताएं अन्य भी अब आयोजन होते रहेंगे। तो मेरी ओर से तो उनको बहुत शुभकामनाएं हैं और उनके द्वारा जो है कुछ मांगे भी मेरे समक्ष रखी गई है। निश्चित रूप से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उत्तरांचल प्रेस क्लब के मांगों के साथ में है। सड़क हादसों में बढ़ती मौतों को रोकने के उद्देश्य से मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत नैनीताल पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। जिले के विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे जागरूकता कैंपों में लोगों को दोपहिया वाहन पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही सड़कों पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी के सीईओ अमित कुमार सैनी ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान रैलियां, पोस्टर अभियान, नुक्कड़ नाटक और सेमिनार के जरिए लोगों को सुरक्षित यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नैनीताल महोदय के निर्देशन में सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है। इसमें ट्रैफिक अवेयरनेस को लेके भिन्न भिन्न प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अवेयरनेस जैसे कभी ड्राइवर्स का अवेयरनेस है, कभी बच्चों को अवेयर किया जा रहा है, कभी रोड पे चलने वाले लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो इसमें इसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत कराया जाए और उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
इसमें फिर ये भी है कि जो लोग बार बार नियमों को वॉयलेट कर रहे हैं तो उसमें चालानी कार्रवाई भी फिर अमल में लाई जा रही है। जी अच्छा, कुछ बच्चे जिस तरीके से ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो स्कूटी चलाते हैं, इंस्टीट्यूट वाले बच्चे हैं, तो उनको किस तरीके का मैसेज दिया जा रहा है, उनसे क्या कुछ निर्देश हैं आपकी तरफ? नहीं, इसमें अगर इस तरह के बच्चे मिलते हैं तो उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है और उनके स्कूल्स को भी बताया जाता है कि आपके संस्थान में बच्चे इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर उसमें चालान की कार्रवाई की जाती है। और मेरी अपील भी है सभी पेरेंट्स से, कृपया जो उनके नाबालिग बच्चे हैं उनको गाड़ी ना चलाने दें। उसमें बच्चों के साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं उन पे भी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।